हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंड एस। इंड एस का मतलब है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जब IFRS फेज्ड मैनर में अप्लाई होने वाले थे इंडिया में, तो इंडिया के पास दो ऑप्शंस थे, या तो IFRS एज इट इज़ अडॉप्ट कर लो, या दूसरा ऑप्शन था कन्वर्ज करो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन लाइन विद द IFRS। यानी कि बहुत सारी जगह पे हम IFRS को ही फॉलो करेंगे, पर कुछ जगह पे हम IFRS वाली ट्रीटमेंट यूज़ नहीं करेंगे। तो इंडिया ने ऑप्ट किया था ऑप्शन नंबर 2, यानी कन्वर्जेंस विद द IFRS। इसीलिए इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम IFRS नहीं है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। तो ये एप्लीकेबल किस पे है? अभी फ़िलहाल इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सारी लिस्टेड कंपनीज पे एप्लीकेबल है जो NSE और BSE में लिस्टेड है। नंबर 2, ऐसी कंपनीज जिसका नेटवर्थ का मतलब होता है शेयर होल्डर्स का फंड, इक्विटी शेयर होल्डर्स का फंड अगर किसी कंपनी का 250 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो उस पे एप्लीकेबल होगा। और अगर ऐसी सारी कंपनीज जिसका नेटवर्थ 250 करोड़ है, उसकी होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर पे भी एप्लीकेबल होगा। होल्डिंग कंपनी का मतलब है अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी में मोर देन 50% स्टेक ले लेती है तो उस कंपनी को होल्डिंग, और जिस कंपनी में ये स्टेक लेती है उसको कहते हैं सब्सिडरी। एसोसिएट में परसेंटेज अराउंड 20% रहता है, और जॉइंट वेंचर में कोई फिक्स्ड परसेंटेज नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर वर्क के लिए वो दो कंपनीज साथ में आई होती है। पर नॉर्मली जॉइंट वेंचर में ऐसा देखा गया है कि अराउंड 50% रहता है। नेक्स्ट है अदर कंपनीज। इन दो ऑप्शंस के अलावा और कोई कंपनीज बच गई है तो अगर उन्हें फॉलो करना है तो वो उन पे है। इट्स वॉल्यूंटरी, नॉट अ कंपल्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि AS वर्सेस इंड एस, दोनों में फ़र्क क्या है। तो पहला फ़र्क, इंड AS यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिंसिपल बेस्ड है, और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो काफ़ी रूल बेस्ड है। हम ये भी कह सकते हैं कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थोड़े फ्लेक्सिबल है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थोड़े रिजिड। यहाँ पे मैंने एक बैलेंस शीट के इस कंटेक्स्ट में एक एग्जांपल लिया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या बोलता है कि अगर आप कंपनी हो तो आपको बैलेंस शीट शेड्यूल 3 के हिसाब से बनानी है। कंपनीज एक्ट 2013 ने प्रिस्क्राइब किया है। बैलेंस शीट की जो भी आइटम्स है उसको भी आपको एक हेड के नीचे सारी आइटम्स, अगर सिमिलर आइटम्स है तो उसका एक फिक्स्ड हेड होना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड इंड एस ने ऐसा कोई फॉर्मेट प्रिस्क्राइब नहीं किया है, और दूसरा ये सिर्फ प्रिंसिपल पे ही काम करती है, इसमें ना कोई हेड है, और ये सिर्फ यही बोलता है कि फोकस ऑन द सब्सटेंस रादर देन फॉर्म। यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल लिया है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल का मतलब है कुछ टाइम के बाद आपको पैसे वापस शेयर होल्डर्स को लौटाने पड़ेंगे, और प्रेफरेंस शेयर्स में फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड आपको हर साल पे करना पड़ेगा। तो अगर हम शेड्यूल 3 के हिसाब से देखें तो शेड्यूल 3 तो बोलता था कि इसकी हेडिंग में कौन से हेडिंग में होना चाहिए, शेयर कैपिटल के हेडिंग में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, शेयर वर्ड है इसीलिए शेयर कैपिटल के हेडिंग में। जबकि इंड एस बोलता है नहीं, इसके सब्सटेंस पे ध्यान दो रादर देन फॉर्म। तो अगर हम सब्सटेंस में जाए यानी कि मीट ऑफ द मैटर में जाए तो प्रेफरेंस शेयर्स में तो हमें पैसे वापस लौटाने हैं, और हर साल हमें डिविडेंड भी देना है। एक फिक्स्ड रेट होता है डिविडेंड का, तो ये तो एक लोन की तरह हो गया। तो इंड एस कहता है कि इसको आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा लोन की तर्ज पे। तो ये डिफरेंस है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वर्सेस इंड एस में। नेक्स्ट टॉपिक की हम आगे बढ़ते हैं। इंड एस
में वैल्यूएशन कौन से हिसाब से होता है? अगर एसेट्स और लायबिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे वर्ड है दे मे बी शोन एट फेयर वैल्यू। अगर आपको फेयर वैल्यू पे बताना है तो बताओ, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बताना है तो भी चलेगा। जबकि फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़, ये फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ क्या है? फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ में शेयर्स आ गए, बॉन्ड्स आ गए, म्यूचुअल फंड्स आ गए, ईटीएफ्स आ गए, जिसका एक मार्केट होता है, एक्टिव मार्केट, उसको तो आपको कंपलसरी फेयर वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो मैंने एक बात नहीं बताई है, फेयर वैल्यू। ये फेयर वैल्यू क्या है? फेयर वैल्यू का मतलब होता है कि मार्केट में जाके आप अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ की फेयर वैल्यू जान सकते हैं बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को पूछ के। और अगर उसका एक्टिव मार्केट है जैसे कि स्टॉक मार्केट, तो उसको तो आप अपने मोबाइल पे या इंटरनेट पे, लैपटॉप पे भी जान सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर आप फेयर वैल्यू फॉलो करते हैं तो आपको कोई डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड फॉलो करते हो, कौन सी चीज़ों के लिए? एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ जिसमें फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ नहीं आती। वापिस बोल रहा हूँ, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ शुड बी वैल्यूड है। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ के अलावा एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ आपके पास ऑप्शन है। अगर आप फेयर वैल्यू पे जाते हैं, नो डेप्रिसिएशन टू बी फॉलोड। तो वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स का एक और बार रिवीजन करते हैं। इंड एस कहता है फाइनेंशियल एसेट्स है तो आपको कंपलसरी फेयर वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करना और वो फाइनेंशियल एसेट्स नहीं है, यानी कि फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ नहीं है, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन कौन सा है? हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो हम पुरानी मेथड से फॉलो करते हैं। जिस कॉस्ट पे हमने उसको एक्वायर किया वो रिकॉर्ड करो। एवरी ईयर कीप ऑन प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। कोई भी मेथड फॉलो करो अदर देन फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ में, पर वो मेथड कंसिस्टेंटली फॉलो करना, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। तो होप आपको मेरा आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। आज के लिए बाय।